नमस्कार साथियों, मैं दिनेश आपका स्वागत करता हूं आपके अपने प्लेटफॉर्म हेलो सर पर। आज मैं आपसे रक्त परिसंचरण तंत्र के दूसरे टॉपिक में आया हूं, जिसमें कि हम रक्त को पढ़ने वाले हैं। मतलब दूसरी क्लास है ये। पहली क्लास में हमने दो चीज़ों पर डिस्कस कर लिया था, जिसमें हमने धमनी, शिराएँ और हृदय पर बात की थी। धमनी और शिराएँ आपकी नलियाँ हैं जिनके द्वारा रक्त बहाता है, और एक आपका हृदय है जो कि पंप की तरह कार्य करता है। आज हम रक्त के विषय में पढ़ने वाले हैं, परिसंचरण तंत्र में, यानी रक्त क्या होता है, किस तरीके से वह बना होता है, इस पे हमें आज चर्चा करनी है। तो रक्त की पहले मैं कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन दे दूं, जहां से डायरेक्ट आपका क्वेश्चन बनता है। जैसे कि रक्त एक प्रकार का प्राकृतिक कोलाइड होता है। रक्त कैसा होता है? प्राकृतिक कोलाइड। कोलाइड क्या होता है? हमने विज्ञान में कोलाइड की प्रॉपर्टीज़ को पढ़ा था। ऐसा द्रव्य जो किसी कणों से मिलकर बना होता है, जो कि अघुलनशील कण होते हैं। द्रव के अंदर दो पार्ट होंगे, एक द्रव, दूसरा कण। जो कण होंगे वो अघुलनशील होंगे, लेकिन उनका साइज बहुत ही छोटा होता है, जिसके कारण क्या हो जाता है? वह कोलाइड कहलाता है। तो रक्त एक प्रकार का कैसा है? प्राकृतिक कोलाइड। इसमें कण कौन कौन से मिलते हैं हमें? रेड ब्लड सेल्स मिलती है, प्लेटलेट्स मिलते हैं, वाइट ब्लड सेल्स मिलती हैं, इसलिए ये कैसा है? प्राकृतिक कोलाइड है। दूसरा आपका ये पूछा गया प्रश्न है कि रक्त एक कैसा ऊतक है? संयोजी ऊतक है। रक्त कैसा है? संयोजी ऊतक, यानी कि यह बहुत सारे आपके बॉडी के पार्ट्स को जोड़े रखता है। ठीक है, वहाँ भी इसका यूज होता है। तो ये रक्त किस प्रकार का ऊतक है? आपका संयोजी ऊतक। इसके पीएच मान की बात करें तो कितना होता है? 7.4। पीएच मान क्या होता है? एक पीएच स्केल पर बीच में होता है आपका 7, 0 से स्टार्ट होता है। ये अगर पीएच स्केल है तो इसके 14 भाग होते हैं, है ना। अगर किसी चीज़ का मान 7 आता है ना, तो वह कैसी होगी? उदासीन। 7 से ज़्यादा होने पर वह क्षारीय हो जाती है, 7 से कम होने पर कैसी होगी? अम्लीय होगी। तो अगर रक्त का मान 7.4 है तो रक्त कैसा होगा? आपका क्षारीय प्रकृति का होगा। ठीक है, कौन सी प्रकृति का होगा? क्षारीय, क्योंकि 7 से अधिक होने पर कैसे बन जाते हैं? क्षारीय बन जाते हैं। 7 से कम होने पर अम्लीय, 7 पर उदासीन। ठीक है। मात्रा की बात करें तो पुरुषों में सामान्यतः रक्त की जो मात्रा होती है वह 5.5 लीटर होती है, और महिलाओं में जो रक्त की मात्रा है वह कितनी होती है? 5 लीटर। ठीक है। निर्माण इसका कहाँ होता है? निर्माण होता है बोन मैरो में। आपके रक्त का निर्माण कहाँ होता है? शरीर के अंदर जो हड्डियाँ होती हैं उसके बीच में, बोन मैरो में रक्त का निर्माण होता है। और जो भ्रूण होता है, ये तो हो गई वयस्क की बात। जो भ्रूण होता है, उस जो माँ के गर्भ में बच्चा होता है, उसमें खून का निर्माण कहाँ पर होता है? रक्त का निर्माण कहाँ पर होता है? उसके लीवर में। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, पूछा भी गया है कि भ्रूण अवस्था में रक्त का निर्माण कहाँ पर होता है? उसके लीवर में। ठीक है। प्लीहा में क्या होता है? प्लीहा में रक्त की जो रेड ब्लड सेल्स होती हैं, मरने के बाद वह कहाँ चली जाती हैं? आपके प्लीहा में स्टोर होती हैं। 120 दिन इनकी वैलिडिटी होती है रक्त की, रेड ब्लड सेल्स की। तो वह मरने के बाद कहाँ जाती हैं? प्लीहा में स्टोर होती हैं। इसलिए प्लीहा को कब्रगाह भी कहा जाता है। और आपका रक्त जो है बेसिकली कहाँ संग्रहित होता है? प्लीहा में ही होता है। तो प्लीहा को स्टोरेज भी कहा जाता है रक्त का, और कब्रगाह भी कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन बना था कि आरबीसी का कब्रगाह किसको कहते हैं? ऑप्शन में प्लीहा था, तो आपका प्लीहा कौन सा होगा? सही होगा। इसको हम हिंदी में, इंग्लिश में स्प्लीन भी कहते हैं। क्या कहते हैं इंग्लिश में उसको? स्प्लीन। ग्रेवयार्ड भी इंग्लिश में कहेंगे उसको। ठीक है, कब्र को क्या कहेंगे? ग्रेवयार्ड। हीमोग्लोबिन की मात्रा पाई जाती है आपके रक्त में, जो कि रेड ब्लड सेल्स में होती है। हीमोग्लोबिन मेल में जो है 14 ग्राम प्रति डेसीलीटर पाया जाता है। 14 ग्राम पर डेसीलीटर में पाया जाता है। फीमेल में कितना पाया जाता है? 13 ग्राम पर डेसीलीटर। डेसीलीटर क्या होगा? डेसीलीटर मतलब 1 लीटर का 10वां भाग। 1 लीटर का 10वां भाग क्या होगा? डेसीलीटर। यानी मान लो कि 10वें भाग, यानी कि इतने से रक्त में आपके कितने? 14 ग्राम क्या मिल जाएगा आपको? हीमोग्लोबिन मेल में। फीमेल में कितना पाया जाता है? 13
ग्राम। तो ये हुई आपके रक्त की बेसिक डेफिनेशन। अब हम रक्त के अंदर पाए जाने वाले रुधिराणुओं यानी रक्त काय काय से बना होता है उसके विषय में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो बेसिकली जो आपका रक्त है वह दो चीज़ों से मिलकर बना होता है। एक होता है प्लाज्मा उसके अंदर, दूसरा क्या होता है रुधिराणु, ब्लड कार्पसूल्स होते हैं। ब्लड कार्पसूल्स जो होते हैं वो लगभग 45% पाए जाते हैं और जो प्लाज्मा है वह रक्त का कितना भाग होता है 55% भाग में प्लाज्मा रहता है, जबकि 45% भाग जो रक्त का है वो काय से बना होगा ब्लड कार्पसूल से। तो प्लाज्मा को अगर हम देखें, तीनों चीज़ों को देखेंगे, प्लाज्मा को देखा जाए तो 91% जो भाग है उसका प्लाज्मा का वो काय से बना होगा जल से। बाकी बचे हुए भाग में 91 से 95% तक रहता है ये। बचे हुए भाग में क्या पाए जाते हैं आपके प्रोटीन वगैरह जो कि कार्बनिक होंगे या फिर अकार्बनिक पदार्थ हो सकते हैं। ये बात हुई प्लाज्मा की। अब हम चलते हैं रुधिराणुओं में। तो रुधिराणु जो आपके हैं वह 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? प्लेटलेट्स होगा, आरबीसी होगा और डब्ल्यूबीसी भी यहाँ पर काउंट होगा आपका, है ना। तो ये 3 प्रकार के आपके रुधिराणु पाए जाते हैं। हम इनको बारी बारी से यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पर आपके कुछ प्रोटीन्स पाए जाएंगे प्लाज्मा में जो कि रक्त का थक्का बनते टाइम आपके उपयोग किए जाते हैं, है ना। तो यहाँ पर हम तीनों रुधिराणुओं को एक एक करके समझेंगे क्योंकि यहाँ से इनके अंदर से भी प्रश्न पूछे गए हैं कई प्रकार के, है ना। रुधिराणुओं की बात करें तो 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले मैं लेकर आता हूँ वाइट ब्लड सेल्स, WBC इसको हिंदी में कहते हैं, श्वेत रक्त कणिकाएँ। श्वेत रक्त कणिकाएँ आपके शरीर में पाई जाती हैं लगभग कितनी 10,000 के समथिंग, है ना। जो सामान्य वयस्क व्यक्ति होगा उसके अंदर कितनी मात्रा में पाई जाती है 10,000 के समथिंग पाई जाती हैं। ये एवरेज वैल्यू है, ठीक है। WBC आपके हृदय में, ये आपके रक्त में जो है आपके शरीर में किस प्रकार का कार्य करती हैं? ये आपको रोग प्रतिरोधक क्षमता को बनाए रखती हैं जिससे कि व्यक्ति रोगों से लड़ने की क्षमता जो प्रदान करता है ब्लड वो क्या करता है आपका WBC ही करता है, ठीक है। इसका दूसरा नाम, एक और रासायनिक नाम जो है उसको कहते हैं ल्यूकेमिया, ल्यूकोसाइट कहते हैं, ल्यूकोसाइट इसका एक और नाम है। रासायनिक नाम क्या है इसका? बायो में जिसको कहेंगे उसको कहते हैं हम क्या WBC को ल्यूकोसाइट भी कहा जाता है। इसकी अनियमित मात्रा बढ़ जाने से व्यक्ति को किस प्रकार की बीमारी होती है? ल्यूकेमिया बीमारी हो जाती है जिसको ब्लड कैंसर कहते हैं। तो जो ब्लड कैंसर है उसमें क्या होता है WBC की मात्रा अनियमित रूप से क्या हो जाती है ब्लड के अंदर बढ़ने लगती है जिससे क्या होता है ब्लड का कैंसर होता है, ठीक है। इसके अंदर कुछ आपके ये तत्व पाए जाते हैं जैसे कि ईसिनोफिल्स पाए जाते हैं, बेसोफिल्स पाए जाते हैं और न्यूट्रोफिल्स पाए जाते हैं। सामान्यतः यहाँ ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन दूसरा आपका जो कणिकाएं हैं वो कौन सी हैं? लिम्फोसाइट्स हैं और मोनोसाइट्स हैं। इन सभी का आपका उपयोग होता है, ठीक है। लिम्फोसाइट्स जिसमें T सेल टाइप की होती हैं और लिम्फोसाइट्स पाई जाती हैं और मोनोसाइट्स पाई जाती है ना। जैसे कि मैंने बताया था आपका WBC जो है वह क्या करता है रोगों से प्रतिरक्षा करता है। तो कोई भी अगर आपके अंदर रोग आता है तो सबसे पहले इसमें 3 चीज़ें पाई जाती हैं श्वेत रक्त में। एक और चीज़ है लिम्फोसाइट्स, मोनोसाइट्स तो पाई भी जाते हैं, इनमें एक और चीज़ पाई जाती है एंटीजन पाया जाता है, ठीक है। जो क्या करेगा कि कोई भी अगर आपके ऊपर डिसीज़ आती है तो ये क्या करता है उसको इंडिकेट करता है कि ये डिसीज़ आ चुकी है, ठीक है। जबकि लिम्फोसाइट्स उसको क्या करते हैं उस डिसीज़ को मार देते हैं, यानी कि रोग से प्रतिरोध करते हैं और उसके विषाणु जो होंगे उनको मार डालेंगे। बचा हुआ जो मटेरियल मरने के बाद उनकी बॉडी जो है तैरती रहेगी, उनको कौन खा जाता है? मोनोसाइट्स। तो यहाँ पर श्वेत रक्त कणिकाओं में सबसे ज़्यादा ये पूछा गया है कि सबसे बड़ी कणिकाएं कौन सी होती हैं श्वेत रक्त में, तो मोनोसाइट्स जो होते हैं वो सबसे बड़े होते हैं। आप ऐसे भी समझ सकते हैं ये खा खा के मोटे हो जाते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से ये बड़े हो जाते हैं। साइज में कौन सा बड़ा होगा आपका? मोनोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स का क्या काम है
कि जो भी आपके विषाणु हुए या जो आपके शरीर में जो रोगों को बढ़ाने वाले जो अणु थे उनको लिम्फोसाइट्स क्या करता है, मार डालता है, ठीक है। जबकि एंटीजन क्या करेगा, उसका आइडेंटिफाई करेगा कि ये रोगाणु है या फिर काम की चीज़ है ना। तो ये WBC से रिलेटेड कुछ चीज़ें थी। WBC से और भी रिलेटेड चीज़ें हैं, जैसे कि इसका जीवन काल जो है WBC का वो कितना होता है, ये भी पूछा गया है। तो WBC का लगभग 10 से 12 दिन का जीवन काल रहता है। 10 से 12 दिन का इनका क्या रहता है, हमारे ब्लड में जीवन काल रहता है। 10 से 12 दिन तक ये जीवित रहती है, इसके बाद मर जाती हैं। मरने के बाद ये फिर से कहाँ जाएंगी, आपके प्लीहा में ही चली जाती है। वैसे तो इनमें मोनोसाइट्स होते हैं, यही इनको खाकर क्या कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं। तो WBC की कोई कब्रगाह नहीं होती वाइट ब्लड सेल्स की, इनको मोनोसाइट्स खुद ही खाकर अपने आप में ही इनको क्या कर देते हैं, समाप्त कर देते हैं, ठीक है। इनकी संख्या भी पूछी गई है, वो मैंने आपको बता ही दी है। इनको कुछ और भी जहाँ से प्रश्न पूछे गए वाइट ब्लड सेल्स से कुछ पॉइंट्स मैंने यहाँ पर आपको लिए हैं, जैसे कि इनको सैनिक या वीर सिपाही भी कहा जाता है। कारण क्या है वीर सिपाही कहने का, कारण सीधा सा यही है क्योंकि यह रोगों से क्या करते हैं, आपकी रक्षा करते हैं। और रक्षक का कार्य, रक्षक को हम बोलते क्या हैं, अपनी जनरल लैंग्वेज में सैनिक ही तो बोलते हैं, तो सैनिक कहा जाता है या वीर सिपाही कहा जाता है। कार्य इनका क्या होगा, रोगों से प्रतिरक्षा प्रदान करना आपके शरीर को, है ना। प्रकार इनमें कैसे कैसे होते हैं, मोनोसाइट्स यह सबसे बड़े प्रकार के रुधिराणु होते हैं। लिम्फोसाइट्स इसमें पाए जाते हैं। बेसोफिल्स पाए जाते हैं जो सबसे कम मात्रा में। न्यूट्रोफिल्स होते हैं ये सबसे अधिक मात्रा में, और इयोसोनोफिल भी पाए जाते हैं। इनसे कुछ ज़्यादा प्रश्न नहीं पूछे जाते। रक्त में जो मात्रा है वह लगभग कितनी होती है, 5000 से 11000 प्रति घन मिलीलीटर इसमें क्या होती है। यानी मैंने जो एवरेज वैल्यू बताई थी वो कितनी थी आपकी, लगभग 10,000 की मात्रा में ये पाए जाते हैं। अगर 5000 से कम है तो आपके अंदर WBCs की मात्रा क्या है, कम है, ठीक है। तो इसकी जो एवरेज वैल्यू है वो लगभग कितनी मिलती है आपको, 10,000 के समथिंग, है ना। अधिकता से कौन सा, मैंने बताया था कौन सा आपको बीमारी होती है, ल्यूकेमिया, जिसको हम कहते हैं रक्त का या ब्लड का कैंसर। WBC अनियमित मात्रा से अगर बढ़ते हैं तो क्या हो जाता है, आपको ल्यूकेमिया नाम की बीमारी हो जाती है, जिसको क्या कहते हैं, ब्लड कैंसर। अगला हमारा कैप्सूल्स जो हैं वो किस टाइप के होते हैं, रेड कलर के, इनको बोलेंगे RBC, रेड ब्लड कैप्सूल्स या फिर सेल। इसका जो कलर है लाल, उसका कारण केवल एक ही है कि इसमें हीमोग्लोबिन की मात्रा पाई जाती है। और हीमोग्लोबिन मतलब सीधा सा है आयरन। आयरन अगर ऑक्सीजन से क्रिया करता है तो उसका कलर कैसा हो जाता है, लाल। इसलिए आपके शुद्ध रक्त का जो कलर होता है वो कैसा होता है, लाल। जबकि अशुद्ध का किस टाइप का होता है, नीले कलर का होता है ना। यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं, रेड ब्लड सेल्स की। तो इसको और क्या बोला जाता है, रेड ब्लड सेल्स को और आपको साइंस की लैंग्वेज में बोला था एरिथ्रोसाइट्स। एरिथ्रोसाइट्स इसका नाम है, एरिथ्रोसाइट भी कहा जाता है रेड ब्लड सेल्स को। इनकी संख्या कितनी पाई जाती है, लगभग 5 लाख इनकी संख्या पाई जाती है। ब्लड के अंदर इनकी संख्या कितनी पाई जाती है, लगभग 5 लाख की इसकी संख्या पाई जाती है। और इनका जीवन काल कितना होता है, यहाँ से भी प्रश्न पूछा गया है। 120 दिन इनका क्या होता है, जीवन काल होता है रेड ब्लड सेल्स का, ठीक है। इसमें हीमोग्लोबिन की जो उपस्थिति होती है उसका मेन काम क्या है, ऑक्सीजन का परिवहन करना, ठीक है। और जो कलर है इसके, हीम नामक जो वर्णक होता है उसके कारण यहाँ पर इसका कलर कैसा होता है, लाल कलर। इमेज में देखो इसका जो साइज है वो कैसा होगा, गोल। जबकि
आपकी WBC का जो साइज है वो अनियमित होता है, गोल नहीं होता। WBC का साइज कैसा होता है? WBC कैसी होती हैं? अनियमित आकार की होती हैं, अनियमित होती है WBC। जबकि आपकी रेड ब्लड सेल्स जो होती हैं वो नियमित आकार जिसमें गोल होती हैं और वह बीच में से कैसी होती है? चपटी। आप देखो डायग्राम में आपको दिख रही है कैसी है, बीच में से ये चपटी है, ठीक है। कैसी है ये? बीच में से चपटी और गोल, ठीक है। इनकी संख्या लगभग 54 लाख यहाँ पर लिखी हुई है। एवरेज अगर देखें हम तो कितनी होती है? 50 लाख के समथिंग आपकी पाई ही जाती है, ठीक। वाइट ब्लड सेल्स का आपने देखो यहाँ पर डायग्राम दिखाया गया है, ठीक है। अगला आता है आपका प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स भी आपके पाए जाते हैं, जिनका आकार कैसा होता है? कुछ अनियमित आकार होता है। यहाँ पर भी इनका आकार कैसा होगा? अनियमित आकार के होते हैं प्लेटलेट्स। इनका कार्य बेसिकली क्या होता है प्लेटलेट्स का? आपके रक्त का थक्का बनते टाइम इनका बहुत उपयोग किया जाता है, क्योंकि इसमें प्रोथ्रोम्बिन पाया जाता है और एक और भी इसी प्रकार के प्रोटीन पाए जाते हैं, जो कि क्या करते हैं? रक्त का थक्का बनते टाइम आपके क्या होते हैं? उपयोग में होते हैं। रक्त में इसकी मात्रा देखें तो लगभग कितनी होती है? 2 लाख के समथिंग पाई जाती है, लेकिन यहाँ पर 1.5 लाख से 5 लाख प्रति घन मिलीमीटर लिखा हुआ है। यानी कि जो मैं एवरेज वैल्यू बता रहा हूँ वो लगभग कितनी होती है? 2 से 2.5 लाख इसकी एवरेज वैल्यू आपके ब्लड के अंदर पाई जाती है, ठीक है, प्रति घन मिलीमीटर के अंदर, है ना। लाल रक्त कणिकाओं से और भी यहाँ पर कुछ, जैसे कि केवल कशेरुकियों के रक्त में उपस्थित होता है कौन सा? RBC, है ना। कब्रगाह मैंने आपको बताई थी, ये क्या है? पुरानी कोशिकाओं को नाश करने के लिए कहाँ पर पहुँचता है? रेड ब्लड सेल्स आपका प्लीहा में या फिर तिल्ली में उसको कहा जाता है ना। स्प्लीन इंग्लिश में कहा जाता है, ठीक। इसका निर्माण क्या होता है? WBC का निर्माण कहाँ पर होता है? अस्थि मज्जा में। इस पर हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। और इसका जीवन काल कितना होता है WBC का? 120 दिन। ठीक है। सामान्य रक्तचाप की अगर हम बात करें तो वह कितना पाया जाता है? रक्तचाप किसी मनुष्य में, सामान्य व्यक्ति में कितना पाया जाता है? 80 से 120, 80 से 120 mmHg। जो पारे की हाइट होती है वो कितनी होती है? 80 mm। लो ब्लड प्रेशर नीचे वाला, और ऊपर वाला कौन सा होता है? 120। जो नीचे वाला, ऊपर वाला दाब है उसको बोलते हैं प्रकुंचन दाब, ठीक है, सिस्टोलिक प्रेशर। और जो नीचे वाला दाब होता है उसको बोलते हैं प्रसारण दाब, ठीक है, डायसिस्टोलिक प्रेशर। उम्र बढ़ने के साथ साथ ब्लड प्रेशर भी क्या होता है? बढ़ता चला जाता है। रक्त दाब को जिस भी आपके इंस्ट्रूमेंट द्वारा नापा जाता है रक्त दाब को, उसको कहते हैं स्फिग्नोमैनोमीटर। क्या कहा जाता है? रक्त दाब मापने की जो मशीन है उसको क्या कहते हैं हम? स्फिग्नोमैनोमीटर। अब यहाँ पर जो बात आती है कि रक्त के समूह को किस प्रकार से डिवाइड किया जाता है ना। ये तो हमने आपके रक्त के अंदर पाई जाने वाली चीज़ों के विषय में पढ़ा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आपका अगला आता है कि रक्त जो आपका होता है उसका ब्लड का जो ग्रुप होता है वो किस तरीके से डिफाइन किया जाता है, किस तरीके से आपका ब्लड ग्रुप को हम डिफाइन करेंगे, उसके लिए थोड़ा सा यहाँ पर आप समझो। ब्लड ग्रुप हम किसी चीज़ का कैसे डिसाइड करते, किसी का भी ब्लड ग्रुप कैसे डिसाइड किया जाता है वो आपको मैं यहाँ पर बताता हूँ। ब्लड ग्रुप आपके बेसिकली होते कौन कौन से हैं? एक तो ए ब्लड ग्रुप होता है, एक बी होता है और एक AB होता है, और एक और ब्लड ग्रुप होता है आपका कौन सा? O। मैं यहाँ पर आपको सभी के बता दे रहा हूँ कि आखिर ये ब्लड ग्रुप डिसाइड कैसे किए जाते हैं।
ब्लड ग्रुप बेसिकली आपके जो डिफाइन होता है वो होता है एंटीजन पर। आपके रक्त के अंदर आरबीसी में क्या पाया जाता है? एंटीजन, ठीक है। जबकि एंटीबॉडी कहाँ पाया जाता है? आपका प्लाज्मा में, है ना। तो जो एंटीजन है वो किस तरीके से इसको डिफाइन करता है? जो रेड ब्लड सेल्स होती हैं उनका आकार कैसा होता है? गोल। माइक्रोस्कोप से देखने पर वह कैसी दिखाई देती हैं? गोल। लेकिन इन ब्लड कैप्सूल्स के ऊपर कुछ आकृतियां भी देखी गईं। अगर इस टाइप की जो आकृति पाई जाती है जिसका साइज कैसा होता है? लगभग एक ही तरह होता है ना, जो कैसा दिखता है? एक ही तरह दिखाई देता है। ये अगर इसका साइज एक ही तरह दिखाई दिया, यानी रेड ब्लड कैप्सूल्स के ऊपर कुछ ऐसी आकृति बनी दिखाई देती है, ऐसी आकृतियां बनी दिखाई देती हैं जिसकी नोक कैसी होती है? अगर मैं इसको देखूं वास्तव में तो ये एक ही तरह ही दिखाई दे रहा है। ए कुछ नहीं, बस इसको देखकर ही क्या कर दिया? इस ब्लड ग्रुप का नाम क्या दे दिया? ए ब्लड ग्रुप। इन अनियमित ये ए या फिर इन आकृतियों को देखकर इस ब्लड ग्रुप का इसका नाम क्या दे दिया? ए ब्लड ग्रुप। यानी कि एंटीजन डिसाइड करता है कि आपका कौन सा ग्रुप है, ए है या बी है। बी के लिए किस तरीके की आकृतियां देखी गई थी? बी के लिए जो आपकी रेड ब्लड सेल्स के ऊपर जो आकृतियां देखी गई उनका साइज कुछ इस तरीके से था। जो शेप था उनका कैसा था? इस तरीके से था, ठीक है। साइज नहीं, यहाँ पर क्या था? उनका शेप जो था वो कुछ इस तरीके का था। बी भी आपका इसी तरीके के शेप का होता है ना। बी अगर देखोगे आप तो ऐसे ही तो बना होता है। बी को गौर से देखो और इसको देखो तो ऐसा लगेगा कि हाँ सही नाम दिया जिसने भी दिया है ना। तो ये जिसमें एंटीजन कौन सा पाया जाएगा? आपका बी एंटीजन पाया जाएगा। उस ब्लड ग्रुप का नाम क्या होगा? बी। इसी तरीके से जब ए बी वाले को देखा गया तो ए बी वाले में ऐसा पाया गया कि दोनों ही एंटीजन मिलते थे। ऐसी आकृति भी मिली और ये इस तरीके की आकृति भी यहाँ पर पाई गई। तो इस ब्लड ग्रुप का नाम क्या दिया गया है? ए बी, ठीक है। अगला आता है आपका अगर ओ हुआ तो। ओ में ऐसा देखा गया कि इसमें कोई एंटीजन नहीं पाया गया, किसी भी प्रकार की कोई आकृति इसके बाहर नहीं पाई गई, जिसके कारण इसको क्या कहा गया? ओ। ओ यानी कि नॉट, यहाँ पर कोई आकृति नहीं मिली। जीरो ब्लड ग्रुप भी इसको कहा जाता था, लेकिन उसको बोलते बोलते भाषा में क्या आ गया है? वो ओ ब्लड ग्रुप होता है। तो आपको समझ में आया कि ब्लड ग्रुप किसकी वजह से डिफाइन हुआ? एंटीजन की वजह से। अब हम यहाँ पर एक प्रश्न पूछा गया है कई बार कि अगर ए एंटीजन है तो इसमें एंटीबॉडी कौन सी पाई जाएगी? तो आप जरा एंटीबॉडी का शेप और देख लो कि एंटीबॉडी जो है आपकी दो प्रकार की होती हैं, ए और बी एंटीबॉडी, ठीक है। जो ए एंटीबॉडी है और बी एंटीबॉडी है उनका शेप देखते हैं हम किस तरीके का होता है। ऐसी आपकी एंटीबॉडीज पाई जाती हैं शरीर में। इनका कुछ इस तरीके का आकार होता है, इसी प्रकार से सब तरफ इसके बना होता है, ठीक। इनमें जो आकृतियां पाई जाती हैं कुछ में ऐसी कर्व वाली पाई जाती हैं, ठीक। कैसी पाई जाती हैं? कर्व वाली। कुछ में ऐसी क्या पाई जाती हैं? बिना कर्व वाली। इनको भी उसी बात से डिफाइन किया गया है, जैसे कि ऐसी इसमें नोक वाली पाई जा रही, ठीक। इस वाले में कोई नहीं, इनमें दोनों पाई जाएंगी। अभी बताता हूं क्यों। ठीक है, इसको हम कहेंगे एंटीबॉडी स्मॉल ए, एंटीबॉडी स्मॉल बी है, बी। इसको बी एंटीबॉडी क्यों कहा गया? क्योंकि इसका जो लास्ट पॉइंट था यहाँ पर जो कर्वेचर था, कर्व मीन्स यहाँ पर जो आपका आकृति इसकी दिखाई दे रही है वो किस टाइप की है? बी। बी को भी अगर आप ध्यान से देखो तो इसमें कैसा बना रहता है? एक कर्व बना रहता है। ये देखो कर्व बना हुआ है। बी किस टाइप का रहता है? ये कर्व बना रहता है। तो ये जो है कैसा बना होगा? इसमें कर्व। यानी कि ए एंटीबॉडी के साथ, ए एंटीजन के साथ कौन सी बॉडी पाई जाती है?
एंटीबॉडी कौन सी पाई जाती है, बी वाली। उसका कारण ये होता है कि नेचर ने कुछ ऐसा डिसाइड करा, अगर ये वाली आकृति यहाँ पर आप रखते तो ये वाला पार्ट जो है इसका इसके अंदर फंस जाता। अगर आप देखो तो कुछ इस तरीके से ये इसमें फंस जाता, जिससे इसका मूवमेंट रुक जाता। जबकि आपका रुधिर क्या होता है कि चारों तरफ मूवमेंट करता है, और अगर ये रुधिर कणिकाएं इसमें फंस के रुक जाती तो क्या हो जाता, ये ब्लॉक हो जाता, और हो ही जाता है। इसलिए ब्लॉक ना हो, इसके कारण क्या होता है कि जो ए ब्लड ग्रुप वाले होते हैं उन पे एंटीबॉडी कौन सी पाई जाती है, बी। जबकि जो बी ब्लड ग्रुप वाले होते हैं उनमें एंटीबॉडी कौन सी पाई जाती है, ए। ए बी वाले में कोई एंटीबॉडी नहीं पाई जाती, क्योंकि नेचर ने ही ऐसा डिसाइड किया, अगर इनमें कोई सी भी आप एंटीबॉडी रखोगे, या बी टाइप की एंटीबॉडी रखो या ए टाइप की, दोनों ही इसके अंदर क्या करेंगी, ब्लॉक बनाएंगी। ठीक है, मतलब इसको ब्लॉकेज कर देंगी, इसको मूवमेंट करने से रोक देगी। एंटीजन एंटीबॉडी के अंदर फंस जाएगा, जो कि मूवमेंट नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये प्लाज्मा का भाग है और ये आपका काय का भाग है, आरबीसी का भाग है। तो अगर ये दोनों ही आपस में लॉक कर जाएं तो ये क्या होगा कि आगे मूवमेंट नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से आप इंसान की मृत्यु हो जाती है। तो ए बी जो अगर आपका ब्लड ग्रुप है तो उसमें एंटीबॉडी दोनों ही नहीं पाई जाती। जबकि ओ वाले में कोई आकृति नहीं है, तो नेचर के ही हिसाब से यहाँ पर दोनों ही आपकी एंटीबॉडी पाई जाती है। ए वाली एंटीबॉडी भी पाई जाती है और बी वाली एंटीबॉडी भी पाई जाती है। ये प्रश्न पूछा गया है कि अगर ए ब्लड ग्रुप है तो उसमें एंटीबॉडी कौन सी पाई जाती है, कौन सी पाई जाएगी उसमें, बी। उसका कारण क्या है कि इसमें लॉकिंग ना हो जाए। समझ में आई बात? तो यहाँ से आपका ब्लड ग्रुप भी डिसाइड होना पता पड़ा आपको, और दूसरी बात एंटीबॉडी एंटीजन का भी आपको पता पड़ा। तीसरी बात यहाँ पे ये आती है कि जो इसके पास कोई एंटीबॉडी नहीं है, तो कॉमन सेंस वाली बात है कि यहाँ पर जो लोग जिनका ब्लड ग्रुप ए बी होता है, वो सामान्यतः देखा गया है कि अधिक बीमार पड़ते हैं, उनको बीमारियां जल्दी से घेर लेती हैं। उनका कारण ये है कि इनके पास कोई भी एंटीबॉडी नहीं है। एंटीबॉडी क्या करती है, आपको शरीर को रोगों से प्रतिरक्षा प्रदान करती है एंटीबॉडी। जब यहाँ पर एंटीबॉडी है ही नहीं तो क्या होगा, यहाँ पर आपका इधर बहुत सारे रोग अचानक से आप आक्रमण करेंगे और उनसे प्रतिरोधन की क्षमता यहाँ पर कम हो जाती है। जबकि ओ वाले के पास दोनों ही प्रकार की एंटीबॉडीज़ हैं, यानी कि ओ ब्लड ग्रुप जिनका होता है उनको रोग बहुत ही कम लगते हैं। ठीक है, तो ये हमारा ब्लड ग्रुप डिसाइड हुआ। ठीक, अगर मान लो कि ब्लड ग्रुप माता पिता का ये हुआ, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया कि माता का अगर ब्लड ग्रुप ओ है, पिता का ब्लड ग्रुप ओ है, तो बच्चे का ब्लड ग्रुप कौन सा होगा। तो यहाँ मैंने आपके टेबल में कंसर्न करके रखा है पूरा का पूरा, है ना। जैसे अगर ओ के दोनों माता पिता हुए तो संभव है कि बच्चा क्या होगा, ओ का ही हो। असंभव में क्या क्या हो जाएगा, ए और बी और ए बी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ना तो माँ के ब्लड ग्रुप में ए है और ना ही पिता के ब्लड ग्रुप में ए है, ना ही माँ के ब्लड ग्रुप में बी है, ना ही पिता के ब्लड ग्रुप में बी है। इसलिए ये असंभव है और ये संभव है, क्योंकि ओ तो उसके पास है ही। अगला है, अगर ओ माता हो, पिता ए हो, ऐसे ही ए हो दोनों ही, तो वहाँ पर संतान के होने के क्या चांसेस हैं। तो देखो, संतान ओ की भी हो सकती है और ए ब्लड ग्रुप की भी हो सकती है, जबकि बी तो है ही नहीं, तो बी तो पॉसिबल ही नहीं है, यानी बी ब्लड ग्रुप तो बनेगा ही नहीं, और उसके साथ ए बी वाला भी नहीं बनेगा। ठीक, इसी प्रकार से आप देख सकते हैं कि इसमें इम्पॉसिबिलिटीज़ कहाँ है, कोई भी ब्लड असंभवता यहाँ पर पाई ही नहीं जाती। कौन सा, अगर ए और बी ब्लड ग्रुप के माता पिता हैं तो संभव है कि बच्चे का ब्लड ग्रुप ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है और ए भी हो सकता है, उसके साथ साथ ओ भी हो सकता है, यानी उसके एंटीजन, उसकी बॉडी में एंटीबॉडी ना ही पाई जाए, ये भी संभव है ना। तो यहाँ पर असंभव कुछ भी नहीं है अगर ए और बी ब्लड ग्रुप वाले हुए तो। ठीक है, तो ये यहाँ से प्रश्न पूछा गया है, इस टेबल को आप ध्यान से देखें, प्लस इस पर एक बार नज़र जरूर डालें, है ना। मैंने बताया था अभी आपको, ओ जो है, ओ के पास दोनों ही एंटीबॉडीज़ हैं। कौन सी है, ए एंटीबॉडी भी है और बी एंटीबॉडी भी है। तो ये क्या करेगा,
कोई से भी रक्त ले सकता है, ए वाले से भी, बी वाले से भी और ए बी वाले से भी और ओ वाले से भी, ठीक है। जबकि ए बी वाला केवल ए बी वाले से ही ले सकता है, मतलब ओ वाला इनको दे सकता है। प्राप्तकर्ता समूह ये है और ये देने वाले हैं, है ना। रक्तदाता समूह ये है। तो ओ क्या होता है? यूनिवर्सल डोनर होता है ना। यूनिवर्सल डोनर होने का कारण ही उसके पास यही है कि वो किसी को भी ब्लड दे सकता है। उसका कारण क्या है? क्योंकि उसके पास कोई भी एंटीबॉडी, एंटीजन कोई सा भी नहीं पाया जा रहा, जबकि एंटीबॉडी सारे ही हैं। इस कारण वह सभी को दे सकता है। और जो ए बी है वह क्या होगा? सर्वग्राही होता है, सभी का ब्लड ले सकता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर ये इनको दे नहीं सकता। किसको? ए को नहीं दे सकता, बी को नहीं दे सकता, क्योंकि इसके पास एंटीबॉडीज उसके मौजूद नहीं होते। कुछ उपयोगी तथ्य हैं आपके जो कि परीक्षा से दृष्टिकोण से बहुत उपयोग हैं, रक्त से पूछे गए प्रश्न हैं, उन्हीं को मैंने यहाँ पर लिया है। रक्त समूह का आनुवांशिक लक्षण किसने दिया था? वनस्टीन ने 1924 में दिया था। एंटीजन, जिसको हम हिंदी में प्रतिजन भी कहते हैं, जिस रूप में होते हैं उनको क्या कहते हैं? ग्लाइकोप्रोटीन भी कहा जाता है। एक प्रोटीन के रूप में होते हैं जो ग्लाइकोप्रोटीन उनका नाम है, ठीक है। एंटीबॉडी प्रोटीन के रूप में ही होते हैं। यहाँ से भी प्रश्न पूछा गया है कि एंटीबॉडी किस प्रकार के होते हैं, तो वहाँ पर प्रोटीन आपका सही ऑप्शन होगा। श्वेत रक्त कणिकाएं WBC, व्यास लगभग कितना है? 7 माइक्रोन, ठीक है। 7 माइक्रोन लगभग इसका WBC का व्यास होता है, ठीक। रुधिर यानी कि ब्लड की जो प्लाज्मा होता है उसमें एंटीबॉडी के निर्माण हेतु लिम्फोसाइट्स पाए जाते हैं। तो एंटीबॉडीज का निर्माण कहाँ किसके जरिए होता है? लिम्फोसाइट्स के जरिए। रक्त का थक्का बनाने में फाइब्रोनोजिन और फाइब्रिन के रूप में परिवर्तित करने वाला जो एंजाइम है वह कौन सा होता है? थ्रोम्बिन। तो रक्त का थक्का बनाने के लिए कौन कौन से एंजाइम्स की आवश्यकता होती है? थ्रोम्बिन एंजाइम्स की। और जो प्रोटीन है वो कौन कौन से हैं? फाइब्रोनोजिन और फाइब्रिन। ये आपके 2 प्रोटीन यूज होते हैं, जबकि थ्रोम्बिन क्या होता है? उसका एंजाइम होता है उसमें, ठीक है। रक्त में अगर जो ग्लूकोज है उसकी मात्रा अगर बढ़ जाती है तो उसको क्या कहा जाता है? रक्त की मात्रा जहाँ पर बढ़ जाती है तो उसको कहा जाता है कौन सा रोग? आपका शुगर कहते हैं ना, यानी कि शक्कर वाला जो रोग है वह किसके कारण होता है? ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाने के कारण। हम इसको नापते कैसे हैं? ग्लूकोमीटर द्वारा, ठीक है। सामान्यतः होना कितना चाहिए? 100 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर होना चाहिए। इंसुलिन का निर्माण भी, यानी कि इंसुलिन जो है आपका ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है। ब्लड में जो शक्कर की मात्रा होती है वह ग्लूकोज की मात्रा जो होती है उसको कंट्रोल करने का काम किसका होता है? आपका इंसुलिन का। यह एक प्रकार का हार्मोन है, ठीक है। और रोग इसका क्या होता है? डिसीज मैंने क्या बताई आपको? मधुमेह या डायबिटीज इसको कहते हैं, ठीक है। अगर शुगर ग्लूकोज की मात्रा इसमें कम होती है तो उसको कहा जाता है हाइपोग्लाइसीमिया। हाइपोग्लाइसीमिया इसको कहा जाता है। भ्रूण अवस्था में हृदय की धड़कन 1 मिनट में लगभग कितनी बार होती है? 150 बार, ठीक है। दुगने समथिंग होती है ना। हृदय की धड़कनों का नियमन साइनो ऑरिकुलर नोड, इसको कहा जाता है। साइनो ऑरिकुलर नोड द्वारा हृदय की धड़कनें क्या होती हैं? संचालित होती है। जो आपका हृदय है ना, इसको ये जब खराब हो जाता है साइनो नोड, ठीक है, साइनो ऑरिकुलर नोड जब खराब हो जाता है तो इसकी जगह पर एक प्राकृतिक रूप एक कृत्रिम रूप से एक उसको हम पेस मेकर कहते हैं वो लगा दिया जाता है, जो कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है और आपके हृदय को पंपिंग करने के लिए इलेक्ट्रिक सिग्नल देता है। साइनो ऑरिकुलर नोड दाहिने अलिंद राइट आर्टिकल ऑरिकल की दीवार पर होता है, ठीक है। हृदय की दर को नियंत्रित करने वाले जो एंजाइम हैं वो हार्मोन हैं, वो कौन कौन से? थायरोक्सिन हार्मोन और एड्रिनल हार्मोन। 2 ही हार्मोन हैं जो आपके हृदय की धड़कन को क्या करते हैं? कंट्रोल करते हैं।
और हृदय की जो धड़कन है वो किस प्रकार की क्रिया है, अनैच्छिक क्रिया है, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। अम्लीयता से हृदय की गति बढ़ जाती है, क्षारीयता से क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इसलिए इन दोनों का बैलेंस बनाने के लिए आपकी बॉडी में क्या होते हैं, अम्ल और क्षार उपस्थित होते हैं। तो धन्यवाद। मैं आशा करता हूं कि ये क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी रही होगी। धन्यवाद हमारे साथ जुड़े रहने के लिए।